नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद की प्रश्नों की श्रृंखला को आपके साथ जुड़कर चर्चा द्वारा हल करेंगे। प्रश्नोत्तरी के ये फैक्ट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दूं कि इससे पहले भी छायावाद के महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लाइव आपके साथ साझा किया गया था, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो वो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो इस कड़ी में दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? द्विवेदी युग के किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? तो दोस्तों, कहीं न कहीं काफ़ी ऐसे फैक्ट थे जिसके कारण छायावाद युग का उदय हुआ। तो ज़्यादातर द्विवेदी युग के कुछ ऐसे फैक्ट थे, उनके विरोध में इस काव्य धारा का जन्म हुआ था। तो आपको ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, दूसरा है ब्रज भाषा में काव्य रचना, और तीसरा है श्रृंगार भक्ति भावना। चौथा ऑप्शन है आपके लिए इतिवृत्तात्मकता। तो चारों में से आप सही आपको ऑप्शन लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जल्दी से कि किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। तो दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, ब्रज भाषा में काव्य रचना और श्रृंगार भक्ति भावना, ये तो नॉर्मल कॉमन थे, ये तो इसका जो कारण है नहीं था। जो 4 नंबर का ऑप्शन है द इतिवृत्तात्मकता, ये एक बड़ा कारण था। इसके विरोध में द्विवेदी युग में जो प्रमुख विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता, उसके विरोध में ही छायावाद काव्य का जो उदय हुआ दोस्तों। तो इतिवृत्तात्मकता आपने ये शब्द कई बार पढ़ लिया होगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ आपको थोड़ा बता देता हूं मैं कि बाह्य जगत का स्थूल वर्णन, बाहरी जो जगत है उसका स्थूल का मतलब बड़े रूप में वर्णन करना, या बड़े बड़े आख्यान लिखना, या इसके अलावा हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो इतिवृत्तात्मकता में अभिधात्मक शैली का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया जाता है। और ये जो इतिवृत्तात्मकता ये भावात्मक संवेदना से नहीं जुड़ी होती और नैतिकता के बंधनों से जकड़ी हुई होती है। इसके अलावा इस प्रकार के काव्यों में उपदेशात्मक काव्य रचनाएं भी रची जाती है। तो दोस्तों, ये सारी जो विशेषताएं हैं ये द्विवेदी युग में थी और जिसको इतिवृत्तात्मकता कहा जाता था। तो बस इसी के विरोध के कारण छायावाद का उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा इतिवृत्तात्मकता। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है कि छायावाद युग को स्वच्छंदतावाद युग किसने कहा? छायावाद युग को स्वच्छंदता युग किसने कहा? पहला ऑप्शन दोस्तों बचन सिंह, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्वच्छंदतावाद युग का जो नाम छायावाद युग को किसने दिया था दोस्तों? तो दोस्तों, इसको आपको थोड़ा मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हिंदी स्वच्छंदतावाद के जनक आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि श्रीधर पाठक को कहते थे। हिंदी में स्वच्छतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म जो शब्द है उसका अर्थ हिंदी में स्वच्छंदतावाद होता है दोस्तों। इस प्रकार के काव्य में स्वच्छंद होकर काव्य रचनाएं की गई। तो छायावाद युग की बात चल रही है। तो छायावाद के युग की बात चल रही है तो दोस्तों
इसमें छायावाद युग को स्वच्छंदतावाद युग किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। सही उत्तर क्या होगा? बच्चन सिंह। इन्होंने छायावाद का जो नाम दिया, नामकरण किया गया था, उसकी जगह यह कहा था कि इसका जो नाम है वो स्वच्छंदतावाद युग रखा जाना चाहिए, ताकि इसमें जो गद्य और पद्य की जो धाराएं हैं, जो दोनों ही विधाओं को इसमें शामिल कर सकें। इस नाम के अंदर दोनों ही विधाओं को शामिल किया जा सकता है। तो छायावाद अगर सीधा नाम देखें तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काव्य धारा जो पद्य काव्य धारा का युग है। तो इसलिए इन्होंने ये नाम सुझाया था कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद युग अगर ज़्यादा कहें हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चन सिंह। सीधा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा था, तो उत्तर होगा बच्चन सिंह। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में कवियों का वरीयता क्रम बताइए दोस्तों। तो जो कवियों का वरीयता क्रम इसमें आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये इनका जो कवियों का जो जन्म से संबंधित जो उनका सन है, उसके हिसाब से इनका जो क्रम है वो सेट करना है दोस्तों। तो आपको मैंने जो छायावाद का पिछला वीडियो था उसमें इनकी ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है आपको इनका जो जन्म का सन। तो इसमें देखिएगा, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में। और त्रिपाठी निराला जी का 1899। कहीं कहीं आपको किताबों में 96 भी मिलेगा, लेकिन आपको दोनों ही मान्य है, दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। तो 1999। सुमित्रा नंदन पंत इनका है 1900। और महादेवी वर्मा है, इनका जो जन्म सन है वो 1907। तो 1889, इसमें 10 जोड़ दो, कितने 10 जोड़ दो, तो निराला जी का जन्म जो का सन निकल आएगा। और 1900 है सुमित्रा नंदन पंत। पंत को अगर पंत का अगर अंत करते हैं तो अंत कितने पर होता है? 00 पर, कि शून्य हो गया, तो शून्य हो गया, अंत हो गया। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म का सन है वो 1900 पूरा है, 00। और इसी प्रकार महादेवी वर्मा है जो महा की देवी है, महादेवी है तो 7 से जो 7 रहती है, महादेवी है वो 7 रहती है। तो 7 से आप 7 को याद कर सकते हो, 1907। तो ये जो द ऑप्शन है ये वरीयता क्रम के अनुसार बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है दोस्तों? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या नामवर सिंह? इन चारों में कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था दोस्तों इन्होंने। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण अथवा ईश्वरीय चेतना और मानवीय भावों का चित्रण मिलता है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। तो प्रकृति का इतना सजीव या जो चैतन्यकरण किया गया इस काव्य धारा में, तो इसे जान पड़ता है कि मानव जीवन का प्रतिबिंब है वो प्रकृति में दिखाई देता है। तो शुक्ल जी ने कहा था कि छायावाद को उन्होंने प्रतिबिंबवाद भी कहा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा? छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
नगेंद्र, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर सही होगा ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इन्होंने जो रहस्यवाद की भावना है छायावाद में उसको सौंदर्यमयी व्यंजना कहा था। छठा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रस्तुत के स्थान पर उसकी अभिव्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन छायावाद का यह अर्थ किसने माना है? रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो कौन सा इसका सही होगा? रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार दोस्तों आगे के प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। छायावाद में अतिशय काल्पनिकता और यथार्थ जीवन से पलायन की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पलायन की प्रवृत्ति का जो आरोप लगा था छायावाद में जयशंकर प्रसाद के का जो कृतियों पर, तो इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? कवियों का अति आदर्शवादी होना, व्यक्तिवादी स्वच्छंद प्रवृत्तियां, कवियों का पलायनवादी होना और पूंजीवाद का प्रभाव। तो इसमें से मुख्य कारण होगा दोस्तों कि कवियों का पलायनवादी होना। तो कहीं ना कहीं जो छायावाद के कवि है वो सरल जीवन जीना चाहते थे, तो वो कठिनाइयों से दूर भागना चाहते थे। कुछ इनके ऐसी कविताओं में पंक्तियां थी जिनका विरोध किया गया था, तो उन्हें पलायनवादी बताया गया था। तो इसमें जो कारण बताना है कि पलायनवाद की जो प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या था छायावाद में? कवियों का पलायनवादी होना। आठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता करने वाले कौन है? ये उपनाम है कलाधर, जिनका एक नाम और भी है झारखंडी, याद आ गया होगा आपको। उपनाम से ब्रज भाषा में कविता कौन करते थे? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जब मात्र 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने क्या है कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था। और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रसमय सिद्ध, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रसमय सिद्ध, उनको दिखाया था। तो उनकी काफी प्रशंसा उन्होंने की थी। तो दोस्तों कलाधर जो उपनाम से ब्रज भाषा में कविता करने वाले कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य संकलन कौन सा है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य संकलन गुंजन, वीणा, उच्छ्वास और पल्लव। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा इनका पहला काव्य संग्रह है पंत जी का। तो दोस्तों बताना चाहूंगा उच्छ्वास नाम का जो काव्य संग्रह था इनका, उच्छ्वास, ये इनका पहला काव्य संग्रह था। इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। और एक और आप ध्यान में रखिएगा, इनकी जो ये तो काव्य संग्रह पूछा गया था पहला, इनकी जो प्रथम कविता है दोस्तों गिरजे का घंटा थी। कौन सी कविता थी इनकी प्रथम? गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो ये रचनाएं हैं इनके आप थोड़ी सन देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी रचनाओं के प्रकाशन जो समय इनका वो आपको याद करना होता है। गुंजन 1932, ये कब प्रकाशित हुई? 1932। इसी प्रकार वीणा 1927 और पल्लव कब हुई थी दोस्तों? 1928। तो इस प्रकार इसमें जो सही उत्तर होगा उच्छ्वास, जो कि पहला काव्य संकलन या काव्य जो संग्रह था पंत जी का। 10वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो ये जो कविता लिखी गई थी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो दोस्तों आपने इनकी जो काव्य संग्रह इनका जो पढ़ा होगा अनामिका, इसमें 2 संस्करण है अनामिका के। तो इसमें अनामिका का काव्य संग्रह में सम्राट एडवर्ड के प्रति ये जो कविता है ये शामिल की गई है दोस्तों। तो सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति ये जो कविता है वो अनामिका काव्य संग्रह में। और आप जानते होंगे दोस्तों कि निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति पहले ब्रज भाषा में लिखी गई बाद में खड़ी बोली में? तो वो कौन सी काव्य कृति थी? प्रेम पथिक, झरना, आंसू या कानन कुसुम? तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों? प्रेम पथिक। दोस्तों प्रेम पथिक है वो सर्वप्रथम 1905 में प्रकाशन हुआ था, इसका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1913 में इसका दोबारा प्रकाशन हुआ। तो ये जो काव्य जो रचना है जो खड़ी बोली में रूपांतरित, इसका रूपांतरण कर दिया गया था। मतलब खड़ी बोली में इसका जो प्रकाशन हुआ था, पहले ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बाद में ये खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई थी। कौन सी रचना है ये? प्रेम पथिक। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये कानन कुसुम है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसाद जी का प्रथम खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह कौन सा है, तो आपका ये उत्तर सही होगा, कानन कुसुम। ये जो पूरा का पूरा काव्य संग्रह जो कानन कुसुम, ये खड़ी बोली का काव्य संग्रह है। 12वें प्रश्न में देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए दोस्तों। तो वरीयता क्रम इनका सेट करना है। ये जो रचनाएं हैं इनमें देखिएगा गुंजन, युगांत, वीणा, पल्लव, तो इनको सेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये युगांत जो रचना है दोस्तों 1936 में लिखी गई थी, प्रकाशन इसका 36 में हुआ था दोस्तों, 1936। और गुंजन है ये 32 में, गुंजन कब? 1932 में। और पल्लव है दोस्तों ये 28 में, 1928। और वीणा 27। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका, इसमें जो क्रम है रचनाओं का ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये रचनाओं के जो सन है वो बार बार आप पढ़ते वक्त लिखते रहें दोस्तों, आपको कंठस्थ याद हो जाते हैं। 13वें प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कि किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की जिसमें सबसे पहले छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? झरना, चित्राधार, आंसू और लहर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसमें? इसका सही उत्तर होगा झरना। दोस्तों इसका जो प्रकाशन वर्ष है झरने का वो भी आपको याद होना चाहिए, कब? 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने इसके बारे में क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने कहा था कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना रचना है दोस्तों। छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सी रचना है? झरना, ये याद रखना आप। इसके अलावा दोस्तों जो चित्राधार है इनका जो काव्य संग्रह, इसमें 1906 से लेकर 1909 तक की कविताओं का संग्रह है इसमें। और आंसू है जो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1925, इसका सन आप याद रखना। इसके अलावा लहर है वो 1933 ईस्वी। 14वें प्रश्न में देखिएगा, युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि है? तो युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि, इन चारों ऑप्शनों में से आपको छांटना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत,
रमाकांत त्रिपाठी और सूर्य प्रसाद दीक्षित। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें सही उत्तर होगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपके किसी भी एग्जाम में आपको छपे हुए मिलेंगे। मुक्त छंद, मुक्त छंद में काव्य रचना की शुरुआत निराला ने किस कविता से की थी दोस्तों? तो किस कविता से मुक्त छंद की, मुक्तक छंद की जो काव्य रचना की शुरुआत इन्होंने की थी? भिक्षुक, कुकुरमुता, वह तोड़ती पत्थर या जूही की कली? तो कौन सी रचना थी दोस्तों? सही उत्तर होगा इसमें जूही की कली। दोस्तों आप जानते होंगे कि निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, और मुक्तक छंद को इसका जो एक और नाम है केंचुआ या रबर छंद भी इसे कहा जाता है। तो इन्होंने हिंदी में मुक्तक छंद की शुरुआत निराला जी ने की थी, और इस जो मुक्तक छंद की शुरुआत उन्होंने जूही की कली से की थी। ठीक है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, किस कवि ने स्वयं को वसंत का अग्रदूत कहा है? तो किस कवि ने अपने स्वयं को वसंत का अग्रदूत किसने कहा है? श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? यामा, निहार, नीरजा और सांध्य गीत। तो चारों रचनाओं में से किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा यामा। और जो ये यामा है दोस्तों, इसको 1982 में, कब? 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आप ध्यान रखना। और इसके साथ ही इस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगले क्वेश्चन में दोस्तों, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? शब्द शिल्पी किसे कहा गया है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए दोस्तों कौन सा इसका जो सही ऑप्शन होगा। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। आगे के प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। तो इनकी रचनाओं का जो क्रम के अनुसार इनको सेट करना है दोस्तों। ये आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से आप इनको देखिएगा और जल्दी से कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, ये जो रचनाएं हैं दोस्तों, इसमें जिस प्रकार अपन देखते हैं कि झरना है जो 1918 के अंदर, इसका जो सन है वो प्रकाशन का 1918 है। उसके बाद में दोस्तों आंसू है ये 25 है, और लहर है ये 33 है, और कामायनी है दोस्तों ये 1936 है। अब कई तो ये कमेंट करेंगे कि 1935 हमने जगह जगह पढ़ा है, गुरुजी तो गलत बता रहे हैं। तो आपको बताता हूँ दोस्तों, कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो बिल्कुल बिल्कुल जो यूनिक है, बिल्कुल सही है, जो 1936 ही है। आपको कहीं कहीं 35 भी मिलेगा, 36 क्यों है आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप इसमें ऑप्शन चूज करो। कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने 1928 में बस
कब शुरू किया था इसको? 1928 में बसंत पंचमी को शुरू किया था लिखना इन्होंने। बसंत पंचमी को इन्होंने लिखना शुरू किया, और ये लिखते लिखते इस रचना को बहुत समय लगा दोस्तों। इन्होंने 1935 ईस्वी में शिवरात्रि को, कब? शिवरात्रि के दिन इसको पूरा लिख दिया था, और 1936 में इसको सेट करके इसका प्रकाशन करवाया गया था। तो दोस्तों किसी भी रचना का जो टाइम है या समय वो माना जाता है प्रकाशन का ही होता है, सही वही वैलिड होता है। तो 1936 में कामायनी की रचना हुई थी, ये आप नोट कर लेना तथ्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 19वें प्रश्न में ब ऑप्शन। 20वें में देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का वरीयता क्रम यहाँ सेट करना है दोस्तों। जल्दी से आप इनकी रचनाओं को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उत्तर दें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। रचनाएं हैं सरोज स्मृति, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। तो इसमें कौन सा सही होगा? अपन मिलान करते हैं दोस्तों। अनामिका, अनामिका जो रचना है 1923 में लिखी गई थी। 1923 में इनका जो काव्य संग्रह था ये 1923। उसके बाद में तुलसीदास 38, उसके बाद सरोज स्मृति 35, और उसके बाद राम की शक्ति पूजा 36। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्रम के अनुसार सही है दोस्तों। और एक बात आप और नोट करिएगा, अनामिका के 2 संस्करण लिखे गए थे। प्रथम जो संस्करण था दोस्तों 1923 में पहला, और 1938 में दूसरा जो संस्करण लिखा गया था। तो दोस्तों इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, छायावाद में जो छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस रचना को जाता है दोस्तों? तो कौन सी रचना थी? करुणालय या झरना या कामायनी या आंसू? कौन सी रचना थी जिसने जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कामायनी। इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताया मैंने, जो सही है वो 1936 है। अब देखिएगा दोस्तों 22वें प्रश्न में, सुमित्रा नंदन पंत को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना? तो सुमित्रा नंदन पंत को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक याद करवाई थी, जो सभी के सभी जो प्रमुख 4 जो विद्वानों के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक किसे किसे माना गया, उसमें आपको ट्रिक याद करवाई थी दोस्तों। आपको बताया था कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत में ये नंद है, यहाँ पर भी नंद है, तो दोनों नंद नंद कॉमन मैचिंग में करते हैं। तो इसलिए ये याद कर लेना कि छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने। 23वें प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो जल्द ऑप्शन देखिए दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी इसका उत्तर बताइएगा दोस्तों, कौन सा उत्तर इसका सही है? तो 23वें क्वेश्चन में दोस्तों सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना पुष्प की अभिलाषा थी दोस्तों। 24वें प्रश्न में देखिएगा, हम विस्पाई जन्म की रचना के रचनाकार है नरेश मेहता, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या भगवती चरण वर्मा। हम विस्पाई जन्म के इस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काव्य धारा में आते हैं? आपको थोड़ा बता दूं कि जो छायावाद में
जो एक और धारा उत्तर छायावाद की धारा थी, उत्तर छायावाद की धारा में दो धाराएं निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और एक प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। तो जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी उसके अंतर्गत आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनकी जो रचना थी हम विस्पाई जन्म के दोस्तों, इनमें जो इस रचना में आपने ये पंक्तियां पढ़ी होगी कि हे बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन, भस्मसात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलिवेदी चढ़ते दो बलि यौवन की। तो ये पंक्तियां आपने दोस्तों सुनी होगी जो हम विस्पाई जन्म की। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। किसकी पंक्ति है? काफी चर्चित पंक्तियां दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ी होगी। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें सही होगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये सरोज स्मृति से ली गई है, सरोज स्मृति से। 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की किस अंतरधारा के कवि है? तो छायावाद की किस अंतरधारा के कवि है? माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताया था मैंने छायावाद में जो उत्तर छायावाद है उसमें दो काव्य धारा निकलती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। अब देखिएगा दोस्तों 27वें प्रश्न में, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किसका है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। 28वां प्रश्न देखिएगा, छायावाद काल जिसे मैं स्वच्छंदतावाद काल कहना चाहूँगा, विषय वस्तु साहित्यिक विधा और भाषा की दृष्टि से इतना वैविध्यपूर्ण है कि आधुनिक काल में उसका जोड़ मिलना कठिन है। तो ये दोस्तों छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा था? आपको पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, मुक्तिबोध और बचन सिंह। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों इसमें? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें बचन सिंह। इन्होंने छायावाद को स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी थी। अब देखिएगा अंतिम स्लाइड दोस्तों इस वीडियो की। 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यह कथन किसका है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसके अलावा शर्मा जी, रामविलास जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी दोस्तों, निराला जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। कौन सा है? निराला। अंतिम प्रश्न देखिएगा, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रसाद है। तो इसमें से सही बताना है दोस्तों। तो इसमें जो मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो दोस्तों आपको पता है कि जो छायावाद की प्रमुख विशेषता थी व्यक्तिगता,
तो उसी को टारगेट करके ये जो पंक्तियां लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, तो इसमें व्यक्तिगता की तरफ संकेत किया गया है छायावाद में, इन पंक्तियों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आज के प्रश्न जो छायावाद से टॉपिक से रिलेटेड थे, आपको कैसे लिखे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जल्द मिलेंगे नए प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।